नमस्कार, पोलपात में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? कई लोगों का मैसेज आ रहा है कि उन्हें डर लग रहा है। देखो, लास्ट टाइम में ऐसा गुनाह बिल्कुल मत करना। अपने ऊपर विश्वास रखो, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपने पढ़ाई की है, आपको बिल्कुल भी जो है डरना नहीं है, ये काम नहीं करना है। अपना बेस्ट देकर आना है और यदि आप डर गए तो आता हुआ भी भूल जाएंगे, तो ये काम नहीं करना है। ये काम नहीं करना। आप जो है रिवीजन जितना ज़्यादा आप हो सके रिवीजन लीजिए। जो अपना मटेरियल है, आपने जो भी कलेक्ट किया है तो उसका रिवीजन लीजिए। वीडियो लेट है पर यकीन मानिए इस समय मैं आपसे कम मेहनत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चुनिंदा प्रश्नों को आप तक पहुँचाना है। और मेरे काम जो ये काम है ये बहुत ही क्या है, टाइम टेकिंग होता है। मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए रात दिन मेहनत करती हूँ। जो मेरी मैराथन की लिस्ट है वो चुनिंदा प्रश्नों की है। मैंने कभी नहीं कहा कि इसके अलावा कुछ और मत पढ़ो, लेकिन हमेशा मैंने एक बात कही कि आप इसको ध्यान से ज़रूर पढ़ो, ध्यान से सुनो और इसके नोट्स बनाओ। जिसने मुझे फॉलो किया होगा उसको फ़ायदा अवश्य मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। ये जो आज की PDF है, इस PDF को मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी। थोड़ा ये कुछ डिवाइस गड़बड़ कर रहा है, लेट सेव करता है, तो मतलब कुछ घंटों के बाद जाएगी। तब तक आप वीडियो देख लीजिए और उससे जो 2-3 बार चला करके मेमोराइज कर लीजिए। अदरवाइज़ ये फिर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम जो है पोलपात के नाम से बना है, तो आप हमें इसके द्वारा भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैराथन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगी है। यदि आप चाह रहे हैं, अभी आपको लगता है कि आप उसको एक बार फटाफट रिवीजन ले सकते हैं, तो पक्का ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें है। जो मैराथन की लिस्ट है, सिर्फ मैं अब उसकी बात कर रही हूँ, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप रिवीजन लेने का आपके पास टाइम है तो पक्का ले लीजिए। और ईश्वर जो है ना आपके साथ, आपकी तो परीक्षा है ही, आपके साथ साथ मेरी भी परीक्षा ले रहा है। मेरा हेल्पर गाज़ियाबाद से है। ऑनलाइन PDF वगैरह वही बना के मुझे देता है, परंतु गाज़ियाबाद में दंगे होने की वजह से नेट कनेक्टिविटी स्टॉप कर दी गई है। हम दोनों का कनेक्शन टूट चुका है, जिसके कारण PDF मुझ तक पहुंच ही नहीं रही है। तो जो भी दे रही हूँ मैं अपने हाथ से करके, रात दिन मतलब सोना भी मुश्किल हो गया है, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। आपको आप तक जो भी कंटेंट मैं पहुँचा रही हूँ किसी तरह से पहुँचा रही हूँ। फिर भी मैं आपको कल भी एक वीडियो दूँगी, और जो मेहनत मुझे करनी होगी 1-2 दिन की बात वो है, मैं करूँगी और आप तक जो है मटेरियल पहुँचाऊँगी। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं क्या है आज का। सब कुछ वन लाइनर है। वीडियो ऐसी बनाई जाएगी कि आपका टाइम ख़राब ना हो। कल की भी वीडियो इस तरह से बनेगी कि आपका टाइम बिल्कुल ख़राब ना हो। इस तरह रिकॉर्ड करूँगी मैं कि आपके पास फैक्ट भी पहुँच जाए सारे, और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो गांधी के ऊपर हम कुछ फैक्ट देखेंगे। आंदोलन से संबंधित आज ज़्यादातर हमने रखे हैं, क्योंकि हमने जो स्वतंत्रता पर आंदोलन थे तो उस पर हमने कुछ नहीं दिया है, तो उस पर हम देंगे। थोड़ा बहुत बीच में कोई क्वेश्चन आ गया होगा, अदरवाइज़ हमने दिया नहीं है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? ये आंदोलन हुआ था, ये 1905 में हुआ था। और इसी 1905 में ही क्या हुआ था, बंगाल विभाजन भी हुआ था। बंगाल विभाजन भी इसी टाइम पे हुआ था। तो ये दोनों क्या हैं, एक ही डेट पर घटित हुई घटनाएं हैं। स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन, ये दोनों एक ही सन में हुई थी, 1905 में हुई थी। होम रूल आंदोलन की बात करें तो 1916 में ये आंदोलन चला था। और असहयोग आंदोलन की बात करें 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1915 में हुई थी। गांधी जी द्वारा चंपारण आश्रम जो है आंदोलन होगा, आश्रम चंपारण आंदोलन 1917 में जो शुरू किया गया था, ये प्रथम सत्याग्रह था। तो इसको थोड़ा सा हम ठीक करेंगे। तो ये क्या था, 1917 में जो चंपारण आंदोलन था, प्रथम था। हमेशा ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है कि प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था? तो चंपारण में था। कब था? 1917 में किया था इन्होंने। और अगर पूछे कि इनका, ये तो भारत का पहला है, लेकिन इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला इन्होंने जो है एक सत्याग्रह किया था। तो अगर भारत से बाहर की कोई ऐसी बात आती, सेंटेंस वहाँ आप समझ जाएंगे, तो दक्षिण अफ्रीका में इनका सबसे पहला जो है विरोध प्रदर्शन किया था इन्होंने। तो मतलब सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत का पहला है चंपारण।
और नमक सत्याग्रह कब होता है? 1930 में होता है, ठीक है। और ये गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को होता है। ये सब बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं, तो इनको आप 2-3 बार अगर वीडियो सुन लेंगे अच्छे से तो आपको मेमोराइज हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। कम्युनल अवार्ड कब दिया गया था? ये 1932 में दिया गया था, और जो रेमसे मैकडोनाल्ड हैं उनके द्वारा ये घोषित किया गया था। इसमें जो मुस्लिम, सिख यानी कि जितने ये संप्रदाय थे और महिलाएं, इन सब के जो है पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। यही कम्युनल अवार्ड जो है था। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया था ये, ठीक है। पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल कब किया? ये जो चंपारण सत्याग्रह जो था ये नॉर्मल था, इसमें भूख हड़ताल नहीं थी, इसमें सत्याग्रह था, विरोध था, लेकिन नॉर्मल था। लेकिन जो भूख हड़ताल का हथियार इन्होंने अपनाया गांधी जी ने, तो ये पहली बार कब अपनाया? तो जो अहमदाबाद मिल कारखाने की हड़ताल हुई थी उसका इन्होंने जो है अगुवाई की थी, उसी में इन्होंने भूख हड़ताल का, जो भूख हड़ताल इनका एक हथियार था, उसको पहली बार इन्होंने यहीं से अहमदाबाद मिल कारखाने हड़ताल में इस्तेमाल किया था। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी। किसने दी महात्मा की उपाधि? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई है। और गांधी जी को भारत विभाजन के लिए नेहरू, पटेल, माउंटबेटन ने राजी किया। क्वेश्चन आता है, ऑप्शन दे देंगे वहाँ पर 3-4 और पूछेगा किसने किसने राजी किया, तो नेहरू जी थे, पटेल थे और माउंटबेटन थे। इन तीनों लोगों ने मिल करके गांधी जी को भारत विभाजन के लिए राजी किया था। गांधी जी भारत और पाकिस्तान विभाजन जो हो रहा था उसके लिए कतई राजी नहीं थे। आगे देखेंगे, 1936 में गांधी जी ने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं। बार बार क्वेश्चन आता है ये, गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं। कब कहा, किसने कहा? गांधी जी ने कहा। कब कहा ये भी पूछता है, तो 1936 में कहा है। तो 1936 में गांधी जी ने कहा है कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ये जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है ये वर्धा में प्रस्तावित किया गया था। जो वर्धा में कांग्रेस सम्मेलन हुआ था वहाँ प्रस्तावित किया गया था, और इसीलिए इसको वर्धा प्रस्ताव के भी नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना। कांग्रेस की बैठक हुई थी, उनका अधिवेशन था, उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसमें गांधी जी ने कांग्रेस को ये चुनौती दी थी कि यदि आप इस प्रस्ताव को, यानी कि जो ये प्रस्ताव रखा था गांधी जी ने, इसको स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से जो है कांग्रेस से ज़्यादा बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये चुनौती दी थी। तो ये जो है इसी में वर्धा प्रस्ताव, कांग्रेस का जो वर्धा में ये बैठक हुई थी उसी में ये भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो उसको वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्णय कांग्रेस बैठक में लिया गया था, वर्धा में लिया गया था। ये 92 यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ये 1942 होगा, वो मिसप्रिंट हो गया था। तो 1942 में वर्धा में लिया गया था किसका निर्णय? जो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसीलिए इसको जो है वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। तो ये कांग्रेस की बैठक वर्धा में हुई थी। आगे देखेंगे, जो गांधी इरविन समझौता था कब होता है? 1931 में होता है। इसको हस्ताक्षरित होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो जो ये सर तेज बहादुर सप्रू थे, तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है इसको हस्ताक्षरित करवाने में, यानी कि इसमें हस्ताक्षर करवाने में गांधी इरविन समझौते में तेज बहादुर सप्रू की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी के आश्रम का नाम क्या है? तो फिनिक्स है। तो यहाँ पर जो है गांधी जी ने जब वहाँ रहते थे तो थोड़ी सी भूमि लेकर के फिनिक्स नाम से एक यहाँ पर संस्था डाली थी, फिनिक्स नाम से। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी के आश्रम का नाम क्या है? फिनिक्स है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने दांडी यात्रा जो है कब शुरू की थी? तो इन्होंने 12 मार्च 1930 में प्रारंभ की थी और ये अप्रैल में ख़त्म होती है, ठीक है। और आगे देखेंगे, एन इंडियन पिलग्रिम, ये जो आत्मकथा है किसकी है? तो ये बोस की है। प्रकाशन इसका लंदन में होता है। कब होता है? 1948 में होता है। जो बोस की प्रकाशन सोसाइटी थी उसी के द्वारा होता है।
तो एन इंडियन पिलग्रिम्स किसकी कथा है? बोस की आत्मकथा है और इसका प्रकाशन जो है लंदन में 1948 में किया जाता है। जो लखनऊ अधिवेशन है जिसे जो 1916 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? तो AC मजूमदार ने की थी इसकी अध्यक्षता। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी। आगे देखेंगे अंबेडकर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे हम। एक तो इनकी बुक्स जो हैं सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो और ज़्यादातर जो है कास्ट से संबंधित हैं, जो दलित हैं उनसे संबंधित हैं। तो और एक बुद्ध से संबंधित देखेंगे इनकी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो ये अंबेडकर की है। हु वर द शूद्रास, तो ये भी जो है अंबेडकर की है। द अनटचेबल्स, तो ये भी है। द बुद्धा एंड हिज धम्म, तो ये भी अंबेडकर की ही है। और ये काफ़ी जो है ये हो गई। और हु वर शूद्रास, अनटचेबल, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हैं। ये 4 बुक्स हैं। तो इनकी सभी ये स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ भी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो ये देख लीजिए कि इसमें जो है काफ़ी सारी तो बिल्कुल अलग से पहचान में आ रही हैं कि किसकी हैं ये। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। और इनकी एक और बुक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, तो ये भी इन्हीं की बुक है। आगे ये देखेंगे कि जो अंबेडकर थे इन्होंने समता सैनिक दल जो कि 1927 में इसकी स्थापना की थी। किसकी? समता सैनिक दल की। 1927 में अंबेडकर जी ने इसकी स्थापना की थी। इसको सामाजिक समता सेना भी कहा जाता है। आगे है कि अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 था। 1942 में जो स्थापित किया गया था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये अंतिम था। जो रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की घोषणा अंबेडकर जी ने कर दी थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद वो घोषणा तो कर दी थी लेकिन इसकी स्थापना नहीं कर पाए थे। उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद में क्या होता है कि उनके समर्थकों ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1957 में। तो रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना ये जो है उनके समर्थकों के द्वारा की गई। और जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये 1942 में जो है इसकी स्थापना अंबेडकर के द्वारा की जाती और यही जो है अंतिम राजनीतिक दल था जो इनके द्वारा स्थापित किया गया था। ये सारी बातें आप कई बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। चलते फिरते खाते पीते अभी आपको रिवीजन बराबर लेते रहना है। स्वतंत्र लेबर पार्टी यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है कि स्थापना अंबेडकर ने कब की थी? 1936 में की थी। ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, जो स्वतंत्र लेबर पार्टी की अंबेडकर के द्वारा की गई थी। और अंबेडकर ने क्या किया था कि क्वेश्चन ये बहुत आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो अंबेडकर ने लिया था भाग तीनों में, जो कि 1930 से 32 के बीच में ये कंडक्ट किए गए थे। 1930 से 32 के बीच में जो है सारे गोलमेज सम्मेलन जो है कंडक्ट किए गए थे। इसमें जो है ये गांधी जी जो है सिर्फ दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बाकी ना पहले में लिया था ना आखिरी में लिया था। और अंबेडकर ने सारे में लिया था। गोलमेज सम्मेलन क्या था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हो रहा था। उस गोलमेज सम्मेलन में जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी उस पर जो है विचार विमर्श के लिए ये सम्मेलन रखा गया था। ये जो आगे है क्या, 1951 में अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दे दिया। किसने दे दिया? अंबेडकर ने दे दिया। इन्होंने क्या किया था कि जो ये महिलाओं को, उस हिंदू कोड बिल जो था उसमें महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया था और महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार भी दिया था। और जो जेंट्स थे यानी कि आदमी थे उनको एक से ज़्यादा शादी करने में पाबंदी लगाई थी। तो ये सारी बातें की गई थी। तो इनका फिर ये जो बिल था वो पास नहीं हुआ तो ये इस्तीफा दे करके वहाँ से मंत्रिमंडल छोड़ के निकल आए। क्योंकि अब देखो वही चीज़ें हुई हैं, उस समय हो जाती लेकिन उस समय नहीं हुई तो इनको बहुत बुरा लगा और सब चीज़ें अच्छी थी तो बुरा लगा। ये फिर इन्होंने मंत्रिमंडल का त्याग कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। आगे देखेंगे गांधी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जिसकी अभी भी हमने बात की। तो ध्यान रखना है, अंबेडकर ने तीनों में लिया था, गांधी ने सिर्फ दूसरे में लिया था। ये जो बहिष्कृत भारत है ये 1927 में जो है इसकी स्थापना निकाला जाता है
और ये जो 1927 में मराठी, इसकी लैंग्वेज क्या होती है, मराठी होती है। और ये है क्या, एक विचार पत्र है, कोई पुस्तक वगैरह नहीं है। क्या है, एक विचार पत्र है, पत्रिका बोल सकते हैं। तो इसमें इनके विचार जो है आते थे, देते थे अपने। तो बहिष्कृत भारत जो है की स्थापना कब, 1927 में होती है। मराठी इसकी लैंग्वेज होती है, विचार पत्र यानी कि ये एक पत्र पत्रिका है और अंबेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। बहिष्कर हितकर्णी सभा की स्थापना कब होती है, 1924 में होती है। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास जो है 1920 में होती है। अंबेडकर को आधुनिक मनु किसको कहा जाता है, तो अंबेडकर को कहा जाता। क्यों कहा जाता, जब इनको संसद में कोई जवाब देना होता था तो इनके जवाबों में ही जो है संविधान के सारे आर्टिकल्स निकलते चले जाते थे। तो इस बात पे इनको जो है आधुनिक मनु कहा गया। मनु ने भी कानून की व्यवस्था की थी समाज के लिए, इन्होंने भी वही कुछ काम किया है, तो इनको जो आधुनिक मनु कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट फैक्ट्स आप तक पहुंचाने हैं हमें। तो तिलक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। वेलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। इनको भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। कहा किसने, वेलेंटाइन चिरोल ने। जो वेलेंटाइन डे होता है उसी से याद कर लेना कि वेलेंटाइन ने जो है भारतीय अशांति का जनक कहा है। किसको कहा है, तिलक को कहा है। आगे देखेंगे, 1916 में हुए लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने स्पष्ट स्वराज की मांग करते हुए कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बहुत ही फेमस कथन है, आप सबको पता होगा। कब इसकी मांग की थी, ये क्वेश्चन आएगा। 1916 में की थी। कहाँ पे किया था, जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन है इसमें किया था। ठीक है, बहुत ही फेमस है। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और प्लस इस जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मजूमदार ने की थी। ये सारी बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है। आगे पुस्तकें देखेंगे हम, तिलक की पुस्तकें हैं ये, तो तिलक लिख लेते हैं यहाँ पर। अभी इन्हीं की बात हम कर रहे हैं, तिलक। तो पुस्तकें तिलक की कर लेते हैं। तो द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, तो ये इनकी एक पुस्तक है। गीता रहस्य है, इसको तो बिल्कुल भूलना मत, इसको ज़बान पे रख लो, ये बहुत बार पूछी जाती है। गीता रहस्य जो है इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स है। और शंकराचार्य के बाद सबसे सुंदर तर्कपूर्ण गीता का भाष्य इसमें किया गया है। और यानी कि शंकराचार्य ने सबसे पहले किया था, उसके बाद इन्होंने गीता का तर्कपूर्ण जो है इसमें तर्कपूर्ण तरीके से गीता के बारे में बताया है। किसने, ये जो हमारे तिलक महोदय हैं इन्होंने। इनकी फेमस बुक है गीता रहस्य, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। और द ओरियन, ये भी इन्हीं की बुक है। पुस्तकें दे देगा, 4 पुस्तकें दे देगा, 3 इनकी होंगी, एक किसी और की होगी। बोलेगा चलो सेग्रीगेट करो, निकालो कौन सी नहीं है। तो याद रख लीजिए, द ओरियन है, गीता रहस्य है, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास है। ये 3 बुक्स जो हैं इनकी हैं, जो कि थोड़ा फेमस है, जिसमें कि गीता रहस्य तो आप बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं। आगे देखेंगे, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर टर करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। किसने कहा है, तिलक ने कहा है। तिलक की 2 पत्रिकाएं इन्होंने निकाली, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा, कहाँ, ये लैंग्वेज क्या थी इनकी, मराठी पत्रिका थी, यानी कि इनकी लैंग्वेज जो है मराठी थी। तो केसरी और मराठा अक्सर क्वेश्चन में आता है कि तिलक की कौन सी पत्रिका थी, केसरी और मराठा थी, किस भाषा में थी, मराठी भाषा में थी। तो ये क्या थी, पत्रिका थी, बुक थी, तो पत्रिकाएं थी। चलिए आगे देखेंगे, तिलक ने गोखले को भारत का हीरा कहा। ठीक है, किसने कहा, तिलक ने गोखले को भारत का हीरा कहा। जब गोखले 49 वर्ष में जो है अपनी आखिरी सांस लेते हैं तो उस समय कहते हैं कि जो है हमने एक अपना भारत का हीरा खो दिया वगैरह वगैरह। तो ये एक सेंटेंस जो है इतना इम्पोर्टेंट है। गोखले को भारत का हीरा कहा, किसने कहा, तिलक ने कहा। जब ये मतलब एक्सपायर कर गए थे तब कहा। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। गोखले 1905 में बनारस कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। बनारस कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने ये। और 1905 में ही परोपकारी संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। किसकी की, परोपकारी संगठन था ये, परोपकारी संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये इतना नाम है, किसका नाम है, जो संगठन है उसका नाम है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये जो है नाम है। और परोपकारी इसका क्या है, कार्य है। परोपकारी संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। अब यहाँ से हम गांधी जी को देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम गांधी जी को देखेंगे। गांधी जी की पुस्तक अगर देखें तो हिंद स्वराज है, इंडियन ओपिनियन है, यंग इंडिया है, और क्या है,
इतने ही इनकी जो मेन है। और यहाँ पर क्या है, दक्षिण अफ्रीका, ये जो इंडियन ओपिनियन है ये पूछा जाता है ये कहाँ लिखी गई। तो जिस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में निवास कर रहे थे उसी अवधि में, यानी कि वहाँ रहने के दौरान ही ये पुस्तक जो है लिखी गई। कौन सी? इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में रहते थे और इंडियन विचार के बारे में इस बुक में लिखा, यानी कि इंडियन ओपिनियन। ये आप इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करें इसको। हिंद स्वराज यंग इंडिया इन्हीं की पुस्तक है। आगे देखेंगे, सर्वोदय को गांधीवादी समाजवाद का शीर्षक माना जाता है। तो जो गांधीवादी समाजवाद है इसका शीर्षक किसे माना जाता है? सर्वोदय को माना जाता है, क्योंकि इसमें ये चाहते हैं कि ग्राम जो हैं इस सोसाइटी का केंद्र हो और वहीं से जो है विकास वगैरह सारा कुछ शुरू हो। तो जो है इनका सर्वोदय, सर्वोदय क्या था? गांधीवादी समाजवाद का शीर्षक, यानी कि वो सबसे ऊपर ये बिंदु था, सबसे ज़्यादा इस पे जो है फोकस किया गया था समाजवाद में। जो भी इनके तर्क थे तो गांधीवादी समाजवाद का शीर्षक क्या था? सर्वोदय था। सर्वोदय एक पुस्तक भी है इनकी, उसी में ये थॉट जो है, जो थॉट दिए गए हैं उन्हीं थॉट को जो है समाजवाद का शीर्षक माना गया है। सर्वोदय एक पुस्तक है, गुजराती में अनुवाद है। अनटू द लास्ट जो पुस्तक है उसी का अनुवाद है गुजराती में। और अनटू दिस लास्ट क्या है? रस्किन की पुस्तक है। ठीक है, सर्वोदय आगे दिया भी है। सर्वोदय अनटू दिस लास्ट रस्किन की पुस्तक है, ये गुजराती अनुवाद है। और गांधी जो है पूना समझौता, क्या है? गांधी पूना समझौता 1932 गांधी और अंबेडकर के बीच में होता है। ठीक है, ये यहीं पर हो जाएगा कि ये अनुवाद किसने किया है? गांधी जी ने किया है। अनुवाद गांधी जी ने किया है गुजराती में। पुस्तक अनटू दिस लास्ट का किया है और ये पुस्तक किसकी है? रस्किन की है। ठीक है, सर्वोदय किसकी पुस्तक है? गांधी जी के द्वारा अनुवाद की गई पुस्तक है। अनुवाद किस बुक का किया है? अनटू दिस लास्ट का किया है। अनटू दिस लास्ट किसकी पुस्तक है? रस्किन की है। ठीक है, पूना समझौता की बात करें तो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1932 को हुआ था। 1932 को पूना समझौता हुआ था, गांधी अंबेडकर के बीच में हुआ था। और दलितों के, अगर इससे पूछे कि इसका उद्देश्य क्या था, तो दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए ये समझौता हुआ था कि दलितों का जो है प्रतिनिधित्व जो है इसमें दिया जाए। पहले इनकी कम सीटें थी और इस समझौते के बाद उनकी शायद 147 सीट्स उनको दी गई थी। और पहले शायद इनकी, इससे समझौते से पहले उनको 71 सीट्स थी। मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन यही था शायद। तो मतलब एक आइडिया मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें सीटों की बढ़ोतरी कर दी गई थी इस समझौते में। ठीक है, लखनऊ पैक्ट 1916, यानी हमने बताया ना जो लखनऊ अधिवेशन है उसको, लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो है लखनऊ पैक्ट 1916 यानी कि लखनऊ अधिवेशन, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। 1916 में होता है, अध्यक्षता मजूमदार करते हैं इसकी, और तिलक इसमें स्वराज की मांग करते हैं। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। एक और बहुत फेमस है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का है, आप सबको पता होगा, इसलिए ये सब चीज़ें मैंने नहीं डाली हैं। आगे देखें, बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 को होता है। ठीक है, स्वदेशी, अभी भी हमने बात की थी, स्वदेशी आंदोलन और जो है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो ऐसे जो सेम डेट हैं उनको एक साथ मिला करके पढ़िए कि ये चीज़ें इस डेट पे घटित हुई नहीं थी, ये इवेंट इस डेट पे हुए थे। तो आपको उसमें क्या होगा कि एक तो कन्फ्यूजन नहीं होगी और चीज़ें ज़्यादा लर्न हो जाएंगी। वी.डी. सावरकर की बात करेंगे हम। वी.डी. सावरकर की पुस्तक क्या है? हिंदुत्व है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। वी.डी. सावरकर, हिंदुत्व। और एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है ये। आगे एक कथन है कि मेरे ऊपर जो लाठी के प्रहार हुए हैं वो प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होंगी। ये किसने कहा है? लाला लाजपत ने कहा है, जब इनके ऊपर लाठियों से जो है इन पे ब्रिटिश ने इनको पीटा था। लोकनायक किसको कहा जाता है? जयप्रकाश को कहा जाता है, जो जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक कहा जाता है। और अगर हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो भाई मेहर की नहीं, ये नेहरू की है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। तो चलिए ठीक हो गया, नेहरू की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? नेहरू की पुस्तक है। और जयप्रकाश नारायण ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है जयप्रकाश
ने जो है इसमें राजनीति में एंट्री कब ली, तो राजनीति की एंट्री इनकी कहाँ से होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के थ्रू होती है राजनीति में एंट्री। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की। एस गोलवलकर की बात करेंगे, पुस्तक इनकी क्या है, बंच ऑफ थॉट। कई सारी पुस्तक वहाँ दे देंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बंच ऑफ थॉट, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट वगैरह वगैरह, और आपको वहाँ जो है मैच करना होगा कि कौन किसकी है। तो बंच ऑफ थॉट किसकी है, गोवलकर की है। और आगे फिर एक कथन है, कथन क्या है कि पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वालों को जगाता हूँ ताकि जागकर वे अपनी मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। किसने कहा था, एनी बेसेंट ने कहा था। श्रीमती एनी बेसेंट ने ये कहा था कि मैं एक भारतीय क्या हूँ, एक मतलब पहरा देने वाला एक भारतीय हूँ जो सबको जगाता है कि उठो और अपनी मातृभूमि की सेवा में लग जाओ। सरल अपने शब्दों में अगर हम बोलें तो ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट ने बोला था। भारत की ना होते हुए भी अपने आप को भारतीय मानते थे और तभी इन्होंने ये ऐसा सेंटेंस दिया है। थोड़ा इससे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं कि भारत ना होते हुए भी ये भारत के लिए पहरा देती थी, अपने आप को भारतीय मानती थी, भारतीयों को जगाती थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था, तो ये जो उषा मेहता थी इन्होंने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन उषा मेहता ने किया था। ध्यान रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं, वीडियो को कई बार सुनेंगे और मनन करेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत क्या है, अपवहन का सिद्धांत है, ड्रेन थ्योरी है, जिसमें इन्होंने बताया था कि धन की निकासी का सिद्धांत दिया था कि कैसे अंग्रेज लोग जो हैं भारत का धन बाहर ले जा रहे हैं, इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं। ठीक है, अपवहन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी किससे है, दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीयता के समर्थक थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर किसके समर्थक थे, अंतर्राष्ट्रीयता के समर्थक थे। वहाँ पर कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको मिलान करना होगा, सेग्रीगेट करना होगा, कौन सा गलत ऑप्शन है निकालना होगा। गांधी का मतलब है न्यासता से, यानी कि ट्रस्टीशिप है ना, ट्रस्टीशिप से इनका संबंध, ये न्यासता को ट्रस्टीशिप कह लो या फिर न्यासता कह लो, तो ये गांधी जी का सिद्धांत है। जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति बिहार से शुरू हुई थी, ध्यान रखना है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश से संबंधित है। विनोबा भावे का है अनुशासन पर्व है, ध्यान रखना है, विनोबा भावे अनुशासन पर्व। ठीक है, दोनों में विवाह आता है, इधर विवाह आएगा, इधर विवाह आएगा, यहाँ विवाह आ रहा है और यहाँ विवाह आ रहा है, तो थोड़ा सा रिलेट करेंगे चीज़ों को, लास्ट टाइम में थोड़ा सा भी रिलेट कर लेंगे ना तो आप एग्ज़ाम फोड़ करके आएंगे। बस रिलेट करना सीख जाइए, रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बिना रिलेट किए कुछ रख ही नहीं पाती हूँ। चलिए आगे देखेंगे। दयानंद सरस्वती ने जाति को पुनर्भाषित किया कि जाति जन्म निर्धारित नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर है, चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये ठीक हो गया। अभी इन्होंने क्या कहा था कि जाति जो है जन्म निर्धारित नहीं होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला था। दयानंद सरस्वती ने जाति को पुनर्भाषित किया था, पुनर्परिभाषित किया और कहा कि जाति जो है जन्म निर्धारित नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आता है तो किसने कहा कि जाति जो है जन्म आधारित नहीं होनी चाहिए, या जाति के जन्म का आधार जो है किसने खंडित किया है। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, आपको जो है दयानंद सरस्वती पे टिक करना है। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि ये कहते थे कि जो बुद्धि से उच्च है, विवेक उसके पास है, शरीर से स्वस्थ है, तो वो चाहे किसी भी कास्ट में पैदा हुआ हो, उसको जो है ब्राह्मण द्विज करार दिया जाए, यानी कि ब्राह्मण होने से किसी को रोकना नहीं चाहिए। तो ये मतलब इनकी बातें थी कि अगर किसी में कुशलता है तो उसको जन्म पर आधारित बंधनों में बांधना नहीं चाहिए। अगर उसमें योग्यता है तो वो ब्राह्मण में भी आ सकता है, क्षत्रिय में भी आ सकता है, सभी में जा सकता है जो स्त्री। और साथ साथ में इन्होंने विधवा विवाह को जो है क्या किया है, समर्थन दिया है, और शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा पर समर्थन दिया है। ये सब चीज़ें इन्होंने की हैं। और आगे क्या है, दादा भाई नौरोजी ने उदारवादी प्रकृति के थे। क्या थे नौरोजी, क्या थे, उदारवादी प्रकृति के थे। दादा भाई नौरोजी उदारवादी प्रकृति के थे। इन्हें वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है।
भाई ये वयोवृद्ध हुए, यहाँ दादा हो गए, अपने आप मतलब वृद्ध हैं। दादा का मतलब ही क्या होता है, वृद्ध से रिलेट कर सकते हैं, तो दादा को वृद्ध बोला गया है। और पुरुष तो वो हैं ही, तो वयोवृद्ध जो वृद्ध पुरुष हैं तो कौन है, दादा भाई हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करके चलिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। लाला लाजपत राय नरम दल से थे। नहीं, लाला लाजपत राय कहाँ नरम दल से हो जाएंगे, नो। तो लाला लाजपत राय क्या थे, ये उग्रवादी दल से यानी कि गरम दल से संबंधित थे। इसको अतिवादी भी कह सकते हैं, अतिवादी थे ये लोग। कौन, ये 3 की तिकड़ी थी, लाल बाल पाल। तो ये लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो ये लाल बाल पाल जो है इनकी तिकड़ी थी और ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं ये उग्रवादी दल के नेता थे, या फिर इनको अतिवादी भी कहा जा सकता है। तो उग्रवादी, गरम, ठीक है, और अतिवादी, ये तीनों नाम से आ सकते हैं। जबकि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो उदारवादी प्रकृति के थे, नरम दल के थे। और जो दादा भाई नौरोजी थे वो भी उदारवादी जो है प्रकृति के थे, और उनके सामने दादा लगा है तो वो वयोवृद्ध पुरुष थे। ये सब रिलेट करते हुए चलिए आगे है। जो अवार्णी अधिवेशन 1955 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। इसी में जो है नेहरू की प्रेरणा से समाज का समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था कि जो है देश में समाजवादी ढांचे को अपनाया जाएगा। तो समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित कब हुआ था, 1955 में, जो अवार्णी अधिवेशन हुआ था। और ये अवार्णी अधिवेशन हुआ कहाँ था, कि अवार्णी कहाँ है, तमिलनाडु में है। और ये कौन सा जो है अधिवेशन था, तो 60वां यानी कि 60th जो है ये अधिवेशन था। ये देखिए आगे आ भी गया है कि लाल बाल पाल गरम दल से थे, अतिवादी थे, उग्रवादी थे, आगे यहाँ पर दिया हुआ भी है। आगे देखेंगे नेताजी बोस द्वारा आज़ाद हिंद का गठन, फौज, यहाँ फौज होगा, तो आज़ाद हिंद फौज है, इसका गठन कहाँ किया गया था, तो सिंगापुर में किया था इन्होंने। कब किया था, 1943 में किया था। और ये जो है यहाँ भारत से भाग करके और अफ़गानिस्तान से जर्मनी होते हुए तब ये सिंगापुर पहुँचे थे, और वहीं पर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज या आज़ाद हिंद सरकार का इन्होंने गठन किया था। कब किया था, 1943 में किया था। बोस ने इंडियन स्ट्रगल की रचना की है, ये इनकी पुस्तक है, इंडियन स्ट्रगल की रचना की है, ये इनकी बोस की पुस्तक है। और एक और है पिलग्रिम्स करके एक और पुस्तक है, वो भी जो है इनके द्वारा लिखी गई है। ये स्वराज दल का उद्देश्य काउंसिल में प्रवेश था। जो स्वराज दल की मतलब स्थापना होती है, तो ये जो असहयोग आंदोलन इनका ये असफल हो गया था, तो उसी के बाद जो है इस दल की स्थापना की जाती है। और उद्देश्य क्या था कि जो काउंसिल चुनाव के द्वारा काउंसिल में प्रवेश करके और जो सरकार की नीतियां हैं, गलत नीतियां हैं, उनका विरोध करना, ये इसका उद्देश्य था। आगे देखेंगे, इसको प्रैक्टिस में मैंने बहुत बार कराया है, जिसने प्रैक्टिस देखी होंगी तो उसको ये सब चीज़ें लर्न होंगी। चलिए आगे देखते हैं। गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन साध्य की पवित्रता है। तो अगर हम बात करें कि गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन क्या है, सबसे बड़ी देन क्या है गांधी जी के द्वारा, तो क्या है, साधन साध्य की पवित्रता। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, साधन साध्य की पवित्रता राष्ट्रीय आंदोलन में जो है ये सबसे बड़ी देन है गांधी जी के द्वारा। आगे देखेंगे, नेहरू होम रूल लीग के सचिव कब बने, तो ये 1919 में बने। और ये तो इसकी डेट है कि जो एनी बेसेंट थी, यहाँ पर एनी कर लेते हैं, एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो नेहरू ने होम रूल लीग के सचिव 1919 में बने। नेहरू होम रूल लीग के सचिव कब बनते हैं, 1919 में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, इलाहाबाद में बनते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखना। अभी हम सिर्फ फैक्ट में चलेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। नेहरू होम रूल लीग की सचिव बनते हैं, 1919 में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, इलाहाबाद में बनते हैं। होम रूल लीग की स्थापना कब होती है, 1916 में ही होती है, जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बहुत सारे नेताओं ने इसको ज्वाइन कर लिया था और उसी समय जो है इलाहाबाद में इनको नेहरू को
होम रूल लीग का सचिव बना दिया गया था। चलिए आगे देखेंगे। लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष की है। ठीक है, अरविंद घोष की पुस्तक कौन सी है? तो लाइफ डिवाइन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? अरविंद घोष की है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय थे। वेदों की ओर लौटते तो दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया है ये वाक्यांश कि वेदों की ओर लौटे। दिल्ली चलो वाक्यांश किसने कहा है? तो दिल्ली चलो जो है वाक्यांश सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। इंकलाब जिंदाबाद किससे संबंधित है? ये भी वाक्यांश है, नारा है, ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। करो या मरो नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था तो उसको जो है सभी ने स्वीकार कर दिया था और गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला था। आगे देखेंगे 1940 में गांधी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरा कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो जब गांधी जी के द्वारा 1940 में ये व्यक्तिगत आंदोलन शुरू किया गया था तो इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और फिर कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से दो थे? तो दूसरा जो है जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। प्रथम इन्होंने किया था, विनोबा भावे ने किया था, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इसको अपनाया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका थी। कौन थी? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका थी। क्वेश्चन आता है, ऐसे ही आपको याद रखना है और लिख देना है, टिक कर देना है। आगे देखेंगे। मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पृथक पाकिस्तान की आवाज़ कब उठाई? तो 1940 में उठाई। 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें उठाई है। और उसके जस्ट 3 साल बाद 1943 में इन्होंने कराची अधिवेशन में इन्होंने नारा दिया, विभाजन करो। अंग्रेज़ों के लिए नारा था कि विभाजन करो और जाओ, विभाजन कर दो और देश से निकल जाओ। ये जो है 1943 में ये मुस्लिम लीग की तरफ से ये नारा दिया गया था कराची अधिवेशन में। तो 2 अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो 40 में जो है लाहौर में क्या किया कि पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई। उसमें पाकिस्तान का वर्ड यूज नहीं हुआ था, लेकिन इसको मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए वहीं से आवाज़ उठाई। वहाँ पे एक पृथक देश की बात की गई थी, पाकिस्तान नाम इनको उस समय जो है नहीं इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन उसको अब पाकिस्तान के लिए आवाज़ माना जाता है। और उसके बाद ये 1943 का जो है कराची अधिवेशन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 3 साल के डिफरेंस में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले में ये पाकिस्तान की मांग जो है उठाते हैं और दूसरे में जो है ये जो है कराची में जो अधिवेशन होता है 1943 में, इसमें विभाजन करो और जाओ, ये जो है बोलते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 30 दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है? ढाका में होती है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में देने की कोशिश की है, आप एक बार वीडियो सुन लेंगे तो आपको फटाफट आता चले जाएगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 3 दिसंबर 1906 में ढाका में होती है और इसके स्थायी सदस्य जो है 2008 में आगा खां को चुना गया था। ठीक है, स्थायी सदस्य 2008 में आगा खां को चुना गया था और लीग ने, यानी कि मुस्लिम लीग ने, एरो कर लेते हैं, मुस्लिम लीग ने सुशासन को 1913 में एक लक्ष्य की तरह स्वीकार किया। यानी कि सुशासन, खुद के शासन जो है उसको एक लक्ष्य की तरह कब स्वीकार किया था? तो 1913 में स्वीकार किया था मुस्लिम लीग ने। और इसी 1913 में जब इनको जिन्ना थे, इनको निमंत्रण दिया गया था कि मुस्लिम आ जाओ और आप मुस्लिम लीग को ज्वाइन करो। और इसी फिर 1913 में 1913 में जो है इन्होंने क्या किया कि जो आगा खां थे ये इन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो 3 चीज़ें हुई थी कि 1913 में जो प्रथम स्थायी सदस्य थे, ये प्रथम आगा खां, प्रथम स्थायी सदस्य जो थे, इन्होंने आगा खां को चुना गया था। और लीग ने स्वशासन को 1913 में एक लक्ष्य की तरह स्वीकार किया और 1913 में ही जिन्ना को जो है निमंत्रण दिया गया और 1913 में ही आगा खां ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इतना है यहाँ इससे संबंधित, मुस्लिम लीग से संबंधित। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें कि जो इसके संस्थापक कौन थे, स्थापना तो हमने बात कर ली है, 1906 में ढाका में हुई थी। लेकिन अगर इसके संस्थापक की बात करें
संस्थापक इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। जो संस्थापक की अगर हम बात करें तो एक तो आगा खां थे, आगा खां। फिर दूसरे कौन थे? दूसरे जो मोहसिन इल मुल्क, मोहसिन। तो इसके 3 संस्थापक थे। आगा खां थे जो कि प्रथम स्थायी सदस्य बने थे, मोहसिन इल मुल्क थे और नवाब सलीमुल्लाह थे। ये 3 संस्थापक थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में। और देखेंगे आगे अब हम। जो ये कम्युनल अवार्ड था 16 अगस्त 1932 में जो है इसका प्रस्ताव दिया गया था और इसकी मतलब घोषणा की गई थी। किसने की थी? रेमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। हमने अभी भी जो है बात की थी कि जो कम्युनल अवार्ड है 1932 ये रेमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। देखिए ये डेट हमने इसलिए लिखी है क्योंकि ये सारे डेट दिए जाते हैं, वो सारी 2-4 चीज़ें दे देंगे और कहेंगे इनको ऑर्डर में लगाओ, या फिर डेट वाइज इनका देखो कि क्या सही, किसकी डेट सही है किसकी नहीं है। तो थोड़ा सा इसको कई बार सुन लेना, तो ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी गई हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना आप। आगे क्या है? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को कब 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया और वहीं पर जो है आधी रात में नेहरू जी ने झंडा फहराया था। तो पूर्ण स्वराज का उद्देश्य इन्होंने 1919 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। 1919 नहीं, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को 1929 यानी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। देखो यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है, जो कांग्रेस का ये लखनऊ अधिवेशन था, ये लखनऊ पैक्ट कर लें, लखनऊ पैक्ट 1916। इसमें क्या हुआ था? जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है क्या हुआ था? एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, हस्ताक्षर हुए थे। तो ये इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। लखनऊ अधिवेशन बोला जाता है 1916, लखनऊ पैक्ट बोला जाता है। इसके जो है मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और इसमें जो है तिलक ने स्वतंत्रता की मांग की थी और बोला था कि जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, इसी में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, हस्ताक्षर होते हैं समझौते पर। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसी जो है लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ पैक्ट कह लीजिए 1916 में हुआ था। तो इतनी सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे क्वेश्चन, इससे 5-6 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो आप इसको अच्छे से रख लीजिए। एक डेट है, एक काम है और 2-3 लोग इससे जुड़े हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे, आपके इस क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। ये मुस्लिम लीग जो है आपके लिए, लखनऊ पैक्ट 1916, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का समझौता होता है, हस्ताक्षर होते हैं, मजूमदार अध्यक्षता करते हैं और तिलक इसमें स्वराज की मांग करते हैं अपना स्टेटमेंट देते हुए। आगे देखेंगे जो विश्व इतिहास की झलक है, ये एक पुस्तक है, नेहरू जी ने लिखी थी और गांधी नेहरू के विचारों में बहुत ज़्यादा भिन्नता थी, काफ़ी भिन्नता थी, लेकिन गांधी और नेहरू दोनों ही पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता की अवधारणा को स्वीकार करते थे। यानी कि पंथ निरपेक्ष समाज हो, इस आवश्यकता को दोनों ही स्वीकार करते थे। आगे देखेंगे जो स्वराज पार्टी है, इसकी स्थापना कब होती है? 1923 में होती है, जब 1922 में वो असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी वापस ले लेते हैं। तो फिर जो है वही उसी के बाद ये स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है, ताकि ये जो चुनाव होते हैं उनके थ्रू अंदर सरकार में जा कर के और उनकी जो नीतियां हैं उनको जो है विरोध कर पाएँ ये लोग, इसके लिए इसकी स्थापना की जाती है। और एक क्वेश्चन यहाँ और आता है कि जब ये असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया तो किसने किसने इनकी
जो है सपोर्ट किया था या किसने किसने इनकी प्रशंसा की थी, तो वहाँ कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन सब ने विरोध किया था, किसी ने प्रशंसा नहीं की। तो जैसा ऑप्शन हो, किसने प्रशंसा की थी, तो ऑप्शन मतलब वहाँ पर जो ना हो, कोई नहीं, तो उस पर टिक करना है। किसी ने इनकी प्रशंसा नहीं की थी और विरोध किसने किसने किया था, तो मतलब सभी ने विरोध किया था, तो प्रशंसा किसी ने नहीं की थी। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब इन्होंने वो आंदोलन को वापस लिया था तो सब ने विरोध किया था, प्रशंसा किसी ने नहीं की थी। और क्वेश्चन ये बार बार पूछता है, हमने यहाँ पे डाला नहीं है। आगे देखेंगे, तीसरा गोलमेज सम्मेलन क्या है, 1932 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 में हुआ था। और आगे देखेंगे हम, संपूर्ण क्रांति कहाँ होती है, ये बिहार में होती है। जो नवनिर्माण आंदोलन होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, ये गुजरात में होते हैं और गुजरात से संबंधित है। जो नक्सलवादी आंदोलन है ये पश्चिम बंगाल संबंधित है। जो दलित पैंथर है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इस टॉपिक से लगभग हमने बहुत कोशिश करके इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पहुंचाई हैं। इनको आप थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे, ज़रूरी है। आप जो भी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जो चीज़ें हमने मैराथन में कवर की हैं उनका एक बार फर्स्ट रिवीजन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे पता था मैं एक साथ बहुत बड़ा वीडियो नहीं दे पाऊँगी, इसलिए मैंने मैराथन जब से शुरू किया था तभी से चीज़ें जो हैं स्पेसिफिक कर दी थी। क्वेश्चन जो है बहुत चुनिंदा कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक साथ नहीं दे सकती हूँ, एक वीडियो में मैं दे भी नहीं सकती हूँ और आप ले भी नहीं सकते हैं। अगर मैं दे भी दूँ तो कोई टीचर जो है पूरा सिलेबस एक वीडियो में दे नहीं सकता, अगर दे भी दे तो स्टूडेंट ले नहीं सकता। इसलिए मैंने इसको जब से लगभग 1 महीने से, तो इसको मैंने थोड़ा स्पेसिफिक वे में लेके चली हूँ। तो आप उस वीडियोज़ को जो है एक रिवीजन के तौर में सुनिएगा पक्का। सारी जो मैराथन लिस्ट हमने लगा रखी है अलग, उसको पक्का सुनिएगा। और ये आज का टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने दे दिए हैं, इसको भी पक्का 2-3 बार सुन लीजिएगा। सारे फैक्ट आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तुमने पढ़ाई की है, अच्छी से तैयारी की है, रिवीजन किया है, अपने ऊपर विश्वास रखो और आराम से बिंदास होके जाओ। जितनी बिंदास रहेंगे आप उतना अच्छा पेपर जाएगा। डरेंगे तो आता हुआ भी भूल जाएंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी संघर्ष है, हमें संघर्ष करना आना चाहिए। धन्यवाद।